अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, आज का लाइव काफी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मेरे पास। अ, 2-3 दिन पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट इशू की है, जिसमें के ये बताया गया है कि 2023 में रिस्क फैक्टर्स बताए हैं। और 2023 में इन्होंने बताया है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का पूरा चांस है और पाकिस्तान का डिसमेंबर होने का भी खतरा है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, जिसकी मीटिंग्स में पूरी दुनिया के लोग शामिल होते हैं और बड़े-बड़े नेता लोग, बड़े-बड़े कंट्रीज़ के बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट इसमें शामिल होते हैं। और उसकी ये रिपोर्ट है। मैं इस पे पूरा एक प्रोग्राम करूँगा डिटेल्ड। कई पेजेस की वो रिपोर्ट है, मैंने उसको पढ़ी है, मेरे पास पड़ी है वो। तो पूरा चांस है कि पाकिस्तान का टूटने का खतरा है। और एक मेरे दोस्त हैं कराची में, वो बड़ा खुल के लिखते हैं चीज़ों को। उन्होंने बड़ा अच्छा कमेंट किया इस पे। उन्होंने कहा कि आरिफ भाई, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी मुल्क को टूटते हुए नहीं देखा। तो अब जल्दी से ये टूट जाए तो हमें भी ये नज़ारा देखने को मिले कि किस तरह मुल्क टूटता है। इसके अलावा सिचुएशन ये है कि आतिफ मियाँ एक अहमदी इकोनॉमिस्ट है, लंदन में प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी के, और माने हुए इकोनॉमिस्ट हैं। इतने माने हुए हैं कि 2018 में इमरान खान जब इलेक्शन जीत के आया था, तो इमरान खान ने इसको अपना इकोनॉमिक एडवाइजर घोषित किया था। लेकिन इससे पहले कि ये लंदन से पाकिस्तान फ्लाई करता, पाकिस्तान में इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ने फौरन हंगामा खड़ा कर दिया कि एक काफिर को तुम इकोनॉमिस्ट एडवाइजर रख रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और इतना हंगामा मचा के इमरान खान को अपना वो डिसीजन वापस लेना पड़ा। वो आए दिन अपने पाकिस्तान के हवाले से इकोनॉमिक सिचुएशन पे राय देते रहते हैं। तो उन्होंने परसों या कल ये बात कही है कि पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट होने का खतरा नहीं है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है, सिर्फ इसका अनाउंसमेंट नहीं हो रहा। क्योंकि अनाउंसमेंट करने से बड़ी अफरा-तफरी फैलेगी, लेकिन उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो चुका है। देखिए, डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या होता है? डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है कि एक मिसाल है कि मैं हूँ, मैंने एक कंपनी लॉन्च की है, मैं बिज़नेस कर रहा हूँ। अब मैंने बिज़नेस के नाम पे इतनी सारी लोन्स ले ली हैं, इतने सारे कर्ज़े ले लिए हैं, मैंने सप्लायर से माल मँगवा लिया है क्रेडिट पे, सब कुछ करके अब मेरे पास ना पैसा है उन कर्ज़दारों को देने के लिए, उन सप्लायर्स को देने के लिए, ना ही मेरे पास दुकान में इतना माल बचा है कि मैं उसको बेच के इन सबको पैसे अदा कर सकूँ। ना मेरे बिज़नेस की इतनी गुडविल है कि मैं इसको अच्छे दामों में बेच सकूँ। तो फिर यहाँ की जहाँ जहाँ भी मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, वहाँ की सरकार ये फैसला करती है कि ये बिज़नेस डिफ़ॉल्ट हो गया है। तो पाकिस्तान का यही हाल है। पाकिस्तान ने दुनिया भर से कर्ज़े ले लिए हैं और अब उन कर्ज़ों की किस्तें तो छोड़ें, इंटरेस्ट, ब्याज देने का भी इनके पास पैसा नहीं है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया से एलसी होती है, लेटर ऑफ क्रेडिट, कि कोई बिजनेसमैन माल मंगाता है इतने कंटेनर, और फिर उसको छुड़ाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, या माल छुड़ा लिया है लेकिन अब वो उस कंपनी को जिसने माल भेजा है उसको देने के लिए पैसे नहीं है। तो वो हजारों कंटेनर ऑलरेडी पड़े हैं, पाकिस्तान की दो बड़ी पोर्ट हैं, कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम, उस पे पड़े हैं, उसको छुड़ाने के पैसे नहीं। पूरी दुनिया के क्रेडिटर्स माल भेज चुके हैं, जो वो पैसा मांग रहे हैं। आपके पास पैसा है नहीं। पाकिस्तान के एक्स फॉरेन मिनिस्टर, और ज्यादा पुराने एक्स भी नहीं है, इसी सरकार, शहबाज शरीफ की सरकार के पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे मिफ्ता इस्माइल। लास्ट ईयर मार्च में सरकार बनाते ही उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। उन्होंने आज सुबह कहा है कि पाकिस्तान को $34 बिलियन देने हैं इस फिस्कल ईयर में, यानी सितंबर तक। $34 बिलियन के कर्जे वापस करने हैं, लेकिन अगले साल
34 बिलियन से ज़्यादा देने होंगे। और उन्होंने कहा कि बढ़ते-बढ़ते ये हो जाएगा कि 2025 में पाकिस्तान को $50 बिलियन से ज़्यादा हर साल कर्ज़ा अदा करना होगा और वो हर साल बढ़ता जाएगा। तो दिस इज़ क्लियर सिचुएशन ऑफ डिफ़ॉल्ट। इसको इसके अलावा डिफ़ॉल्ट क्या होता है? यही डिफ़ॉल्ट है, पाकिस्तान बिल्कुल तबाह-ओ-बर्बाद हो गया है। श्रीलंका का हमने हाल देखा था कि श्रीलंका में डिफ़ॉल्ट हुआ। इसके बाद चीज़ें सँभली क्योंकि श्रीलंका की आवाम बड़ी समझदार है और पीसफुल है। उन्होंने उस डिफ़ॉल्ट के नतीजे में जिस मुल्क में डिफ़ॉल्ट होगा ना, वहाँ अनार्की आएगी। जैसे हमने ज़िम्बाब्वे में देखा, जैसे वेनेज़ुएला में देखा, उसमें फिर आम आदमी निकल पड़ता है सड़कों पे, जो हथियार मिले, छुरी, डंडा, चाकू, बंदूक, AK-47 जो मिलेगा वो लेके लूट-मार शुरू कर देगा। लेकिन श्रीलंका की आवाम बड़ी समझदार, पीसफुल है कि उन्होंने ये चीज़ नहीं की, उन्होंने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स के घरों पे धावा बोल दिया। उन सबको भागने पे मजबूर कर दिया और नई सरकार आई, उसको मजबूर किया कि वो ऐसे स्टेप्स ले जिससे कि चीज़ें कंट्रोल में आएँ। और ऐसे स्टेप्स में सबसे बड़ा स्टेप जो श्रीलंका की सरकार ने लिया, वो ये किया कि अपनी आर्मी को कम कर दिया और डिफेंस बजट को बहुत ही बड़ी उसमें हाफ कर दिया। तो इससे खर्चे कंट्रोल में आना होता है। पाकिस्तान का मसला ये है कि पाकिस्तान का डिफेंस बजट को तो हाथ भी नहीं लगाना। ये तो मतलब गुनाह है, मतलब बहुत बड़ा पाप है कि आप डिफेंस बजट को हाथ लगाएं या आर्मी को कंट्रोल करने की बात करें। डिफेंस बजट के अलावा आर्मी सिविलियन बजट से करोड़ों रुपया ले जाती है इस मद में कि बलूचिस्तान में ऑपरेशन कर रहे हैं, सिविलियन सरकार की मदद कर रहे हैं, पैसा दो। सिविलियन बजट में से पैसा दो। KPK में ऑपरेशन कर रहे हैं, सिविलियन गवर्नमेंट की मदद कर रहे हैं, पैसा दो। सैलाब आया, आर्मी मदद कर रही है, पैसा दो। तो सिविलियन बजट से भी लायंस शेयर ये लेके चले जाते हैं, तो बचता बचाता कुछ नहीं। बाकी लूट मार की सरकारें हैं। आप मजे की बात देखें कि पाकिस्तान में इस वक्त सारी पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट में हैं। PDM के नाम पे मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ और छोटी बड़ी सब पार्टियों की सरकार है, जिसमें MQM पाकिस्तान जो का आर्मी का टोला है वो भी शामिल है, जिसमें आपके बाप पार्टी है बलूचिस्तान की, अख्तर मेंगल ग्रुप है, मतलब सारे छोटी बड़ी पार्टियां उसमें शामिल हैं। बाकी बची PTI, तो PTI KPK और पंजाब में रूल कर रही है। तो समझ लें कि हर पार्टी कहीं ना कहीं रूल कर रही है और सब लूटमार कर रहे हैं, सब लूटमार कर रहे हैं। बाकी आर्मी तो सबसे ज्यादा लूटमार कर रही है। इसमें जजेस और मीडिया हाउसेस और सब इसमें कमा रहे हैं, आम आदमी पिस रहा है। तो पाकिस्तान के हाल खराब हैं। ऐसे में एक खबर आई जैसे कि अमेरिका के बारे में, कि अमेरिका की सरकार का भी डिफॉल्ट होने का खतरा है, क्योंकि अमेरिका की सरकार ने हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ले लिए हैं कर्जा, और फिर यूक्रेन के नाम पे कई $100 बिलियन यूक्रेन के ऊपर चढ़ाए हैं, जो कि ज्यादातर किकबैक में ये लोग खुद ही खा गए हैं। तो अमेरिका की सरकार कोशिश में है कि एक बड़ी जंग की तैयारी करे, और बड़ी जंग की तैयारी जब भी होती है तो इनको उस रीजन में एक टट्टू मुल्क, एक भाड़े की फौज, एक भाड़े का कंट्री चाहिए होता है, जो कि पाकिस्तान इज अवेलेबल फॉर ऑल दिस, रेंट ए आर्मी, रेंट ए टेररिस्ट, रेंट ए एयरफोर्स बेसिस, रेंट ए लॉजिस्टिक के लिए पोर्ट्स बेसिस, ये सब पाकिस्तान अवेलेबल है। और ऐसे में क्या करते हैं कि कराची, जो कि ओनली पोर्ट है एलाइड फोर्सेस के लिए इस रीजन में, वो पोर्ट के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए अमेरिका के मशवरे पे आर्मी वहां पे अपना मेयर लाती है। और उनका अपना मेयर हमेशा जमात इस्लामी होती है, क्योंकि जमात इस्लामी आफ्टर ऑल इज ए मदर ऑफ ऑल टेररिज्म, मदर ऑफ पाकिस्तान आर्मी। क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के चोटी के जो जनरल्स होते हैं ना, वो ज्यादातर जमात यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के ज़माने में जमात इस्लामी की जमीयत उलमा तुलबा है, जो इनकी स्टूडेंट विंग, उसके मेंबर्स होते हैं। तो वो जमात इस्लामी का माइंडसेट लेके आते हैं। तो जमात इस्लामी का मेयर, आप ये देखें कि पाकिस्तान बनने से आज तक नेशनल असेंबली में जमात इस्लामी 2, 3, 4 सीटें, इससे ज्यादा कभी नहीं लेके आती। खाली एक मौका था
2002 में जब अमेरिका ने 2001 में अफगानिस्तान पे 30 मुल्कों की फौज लेके हमला किया था, तो अमेरिका को उस वक़्त एक गवर्नमेंट चाहिए थी केपीके में, जो उनकी गवर्नमेंट हो ताकि वो अफगानिस्तान के लिए आसान हो, और कराची चाहिए था। तो इन्होंने उस वक़्त जमात-ए-इस्लामी और मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमल नाम का एक ग्रुप बनाया था, जिसमें सारी रिलीजियस पार्टियाँ थीं। जमात-ए-इस्लामी थी, मौलाना फजलुर रहमान की जमीयत उलमा इस्लाम थी, मौलाना समीउल हक की हक्कानी ग्रुप था। ये सब मिला के केपीके में इन्होंने सरकार बनाई थी और नेशनल असेंबली में इनको 17-18 सीटें दिलवाई थी। अदरवाइज़ जमात-ए-इस्लामी को कभी 2-3 से ज़्यादा सीटें नहीं मिली। लेकिन मेयर 79 में पहली बार कराची के मेयर का इलेक्शन होता है, तो 79 में अफगानिस्तान में सोवियत इन्वेजन होता है, तो अमेरिका के कहने पे जमात इस्लामी का मेयर कराची का बनाया। फिर 83 में वापस इलेक्शन हुए, कराची का मेयर फिर जमात इस्लामी के अब्दुल सत्तार अफगानी को बनाया। नाम भी उसका अफगानी है, और उसने कराची में पूरे चारों तरफ अफगानियों की आबादियां आबाद की। उस 79 से 87 तक जो 8 साल जमात इस्लामी का मेयर का पीरियड रहा, वो कराची का भयानक तरीन पीरियड था, जब पूरे कराची में अफगान पॉपुलेशन को आबाद किया गया, इल्लीगल अफगान। और फिर वहां पे AK-47, टीटी, पिस्टल, रिवॉल्वर, हेरोइन, चर्स, पूरे कराची की डेमोग्राफी को तबाह कर दिया। और ये सब चीजें जमात इस्लामी कराची में लाई। वो दिन है और आज का दिन है, कराची संभल नहीं सका। वरना 79 से पहले कराची, जहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ, एक अजीम शहर था। उसको मुंबई के मुकाबले पे रखा जाता था, और यकीन माने कि साफ सुथरा शहर था, कहीं कोई क्राइम नहीं होता था, कुछ नहीं होता था। लेकिन फिर वो जमात इस्लामी के 8 साल के पीरियड में कराची को वो हाल किया गया कि तबाह बर्बाद। फिर 92 तक ये मामला चलते रहे, 92 91 तक। 92 में कराची में मुहाजिरों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू होता है, और ये मेयर के इलेक्शंस कभी इसके बाद हुए नहीं, 10 साल। फिर 2001 आता है, मुशर्रफ का पीरियड, और 2001 में प्रेसिडेंट बुश ने अफगानिस्तान में 30 मुल्कों के साथ चढ़ाई की। फिर इनको जरूरत पड़ी, फिर कराची का मेयर जमात इस्लामी से लाए। हालांकि कराची का पूरा मैंडेट उस जमाने में MQM का था। और 2001 में नेमतुल्ला खान, एक पठान, जमात इस्लामी का, उसको कराची का मेयर बना दिया। तो ये अमेरिका की हिस्ट्री रही है, पाकिस्तान की कराची की मेयरशिप। जब भी कोई बड़ा कांड होता है, बड़ी जंग होती है, तो वो जमात इस्लामी को देती है। अब कल कराची में इलेक्शंस हैं। पीपल्स पार्टी की सिंध सरकार ने ये ऐलान किया है कि हम ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि तुम्हारा बाप भी कराएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। तो अब देखते हैं, अभी तक सरकार कह रही है पीपल्स पार्टी की काम नहीं कराएंगे, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कराने हैं। कल कराची में मेयर के इलेक्शन है। जमात इस्लामी के हाफिज नईम को पूरी क्रेडिट इस वक्त हासिल है। सारा सेलिब्रिटी, टीवी एक्टर्स, फिल्म एक्टर्स, कॉल गर्ल्स, ब्रोदर्स, हर जगह से वीडियोस बन बन के आ रही हैं कि जमात इस्लामी इस शहर को वापस अजीम बनाएगी। और जो ग्राउंड रिकॉर्ड देख रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी का कराची में कभी वोट बैंक नहीं रहा। ये जितने भी पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स और सरकार कराची में बैठी है, वो इसलिए बैठी है कि वो अंदरून सिंध के गांव गोठों से जागीरदार है ना, तो वहां तो गुलाम है, बाकी सारी कौम गुलाम है जागीरदारों की। तो वो वहां से जीतते हैं और सिंध में मेजोरिटी हासिल करते हैं। सिंध का कैपिटल कराची है, तो वो कराची में रूल कर रहे हैं। लेकिन आफ्टर ऑल कराची में इनका वोट बैंक नहीं। पीपल्स पार्टी पिछले 16 साल से इस कराची शहर में रूल कर रही है, सारी ब्यूरोक्रेसी इनकी है। तो पीपल्स पार्टी, और इलेक्शंस जितने होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी कराती है। तो पीपल्स पार्टी को मैनिपुलेशन का, इलेक्शन रिगिंग का पूरा चांस हासिल है। दूसरी तरफ MQM के वो सारे सरकारी ग्रुप्स हैं जो कि आर्मी ने टेक ओवर किए हैं, वो सब मर्ज हो गए हैं। क्योंकि अल्ताफ हुसैन को आर्मी ने जब बैन किया, तो ये सारे ग्रुप अल्ताफ हुसैन से गद्दारी करके इन्होंने अपने अपने ग्रुप बनाए थे, एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। तो 2018 के इलेक्शन में इनको औकात का पता चल गया। और करंट सिनारियो में इन्होंने देखा कि पीपल्स पार्टी स्टेट मशीनरी के साथ उतरेगी, जमात इस्लामी को पूरी आर्मी की और सरकारों की पेट्रोनेज हासिल है। और जो PTI है,
वो इमरान खान की इस वक्त पॉपुलैरिटी जो इसने पूरे मुल्क में एक हंगामा खड़ा किया है, तो पॉपुलैरिटी तो एमकेएम ने सोचा कि ये तीन इतने बड़े ग्रुप हैं, उसमें हमें कौन भाव पूछेगा, तो ये सब मिल गए जो एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, तो वो एक यूनाइटेड कैंडिडेट ला रहे हैं मेयर का। लेकिन एमकेएम ने ये ऐलान किया है कि कल हम इलेक्शन होने नहीं देंगे, हम हंगामा खड़ा करेंगे और हम खून खराबा करेंगे। यही चीज पीटीआई के अली जैदी ने कहा है कि कराची में मेयर का इलेक्शन में खून खराबे के पूरे चांस हैं। तो लेट्स सी कल क्या होता है। अजीज दोस्तों, इसी तरह जो मैंने जंग की बात की कि इलाके में एक बहुत बड़ी जंग का खतरा है, तो वो मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि पाकिस्तान ने कल 156 कंटेनर हथियारों से भरे यूक्रेन भेजे हैं, और उसके बदले में यूक्रेन इनको डॉलर दे रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पास बहुत पैसा है। अमेरिका ने $100 बिलियन और यूरोप ने, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, पूरी दुनिया ने इनको पैसा दिया है, और हथियार तो ये खरीद नहीं रहे कहीं से। अमेरिका यूरोप से जो हथियार आता है वो मुफ्त में आता है। तो वो जो हंड्रेड ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर की जो पैसे आ रहे हैं, वो कैश उनके पास पड़ा है। इसके अलावा यूक्रेन के कई पोर्ट्स और कई जगहों से गैस की सप्लाई अभी भी जारी है, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में बिकती है। तो यूक्रेन ने पाकिस्तान से हथियारों का 156 कंटेनर का खेप खरीदा है, और आगे भी खरीदेगा। तो पाकिस्तान इस जंग में इसलिए भी इन्वॉल्व होना चाहता है कि अगर कोई बड़ी जंग हो गई तो अमेरिका के डिफॉल्ट होने का, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा टल जाएगा। इंटरनेशनल जो क्रेडिटर्स हैं वो अपना शोर मचाना रोक देंगे। और इसी सिलसिले में अभी लास्ट मंडे को जिनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ ने, जिससे $10 बिलियन की प्लेजेस हुई। इसके अलावा परसों वो गए थे इमारात, अबू धाबी को $2 बिलियन इस हफ्ते भरने थे। वो शेख साहब के कदमों में गिर गए कि शेख साहब, आप हमारे माई बाप हैं, माफ कर दें, इस वक्त हमारे पास वापस देने की तो गुंजाइश नहीं, उल्टा हमें बचाएं, कुछ पैसे दें। तो शेख मोहम्मद बिन जैद बिन सुल्तान अल नहयान ने, जो यूनाइटेड अरब इमारात के प्रेसिडेंट हैं, अबू धाबी के वाली हैं, उन्होंने फिर पाकिस्तान को कहा कि ठीक है, आप अभी $2 बिलियन नहीं दे सकते, तो जब हो तब दे दीजिएगा, ये लीजिए $1 बिलियन और लीजिए। फिर कल सऊदी अरब के सेंट्रल फाइनेंस डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव आए थे पाकिस्तान, और वो पाकिस्तान में शहबाज शरीफ और फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार के साथ मीटिंग की है, क्योंकि सऊदी अरब को भी इसी हफ्ते पैसे वापस करने थे। तो सऊदी अरब से भी मजीद मदद मांगी जा रही है और वापस करने के डिले मांगा जा रहा है, लेकिन आखिर कब तक। तो ये है अजीज दोस्तों सिचुएशन। मैं समझता हूं कि मैं आगे अब आपके सवालात की तरफ आऊंगा, क्योंकि आपके सवालात से मुझे आसानी होती है कि आप क्या सुनना चाहते हैं वो। जयेश जी नमस्कार, थैंक यू। आरिफ जी, इंडिया ने अमेरिकन को वेपन सप्लाई कर रहा है, लेकिन अजरबैजान उसे अनफ्रेंडली बोल रहा है। हाँ, इंडिया आर्मेनियन को वेपन सप्लाई कर रहा है, लेकिन अजरबैजान उसे अनफ्रेंडली बोल रहा है। आप क्या सोचते हैं इंडिया की इस कदम पे? देखें, आर्मेनिया अजरबैजान की जंग काफी अरसे से चल रही है। आर्मेनिया को रशिया सपोर्ट करता है क्योंकि वो नॉन इस्लामिक कंट्री है। अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। तो जाहिर है इंडिया का भी इंटरेस्ट ये है कि अजरबैजान में दो टेररिस्ट स्टेट यानी तुर्की और पाकिस्तान अपनी खेल खेल रहे हैं, और उसमें आईएसआईएस जो इस्लामिक स्टेट है, दाइश, उसको क्रिएट तुर्की और पाकिस्तान ने मिल के किया था इराक, लीबिया, सीरिया में, अमेरिका के कहने पे प्रॉक्सी वार लड़ने के लिए। क्रिएशन सीआईए की स्क्रिप्ट थी, लेकिन डायरेक्शन और प्रोडक्शन पाकिस्तान और तुर्की की थी। तो भारत का इंटरेस्ट है कि इन दो टेररिस्ट स्टेट्स को एक और ग्राउंड अजरबैजान देने से बचाने के लिए, और उस अजरबैजान को टेररिस्तान बनाने से बचाने के लिए आर्मेनिया फ्रंट लाइन पे खड़ा है। तो भारत बिल्कुल इसको वो बेच रहा है, और आर्मेनिया के ऊपर कोई एम्बार्गो नहीं है, तो भारत को इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा है। जब रशिया पे एम्बार्गो है, सैंक्शंस हैं, इसके बावजूद भारत रशिया से तेल खरीद रहा है, तो आर्मेनिया पे तो ऐसा कोई एम्बार्गो नहीं है। जब सबको पता है कि अजरबैजान को तुर्की और पाकिस्तान जैसे शैतान मुल्क सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर आर्मेनिया को भी हक है कि इंटरनेशनल मार्केट से
हथियार जहाँ से मिले तो खरीदे। तो मैं तो आर्मेनिया की सरकार के साथ खड़ा हूँ और ऑब्वियसली भारत सरकार भी आर्मेनिया को सपोर्ट कर रही है एक तरह से हथियार बेच के। हर हर महादेव। थैंक यू भाई। जनरल जियाउल हक की प्लेन क्रैश में डेथ हुई, साथ में बहुत से कोर कमांडर की डेथ हुई। उस टाइम पॉलिटिकल पार्टी के पास मौका नहीं था आर्मी को कौन करने का, देखिए कंट्रोल करने का। देखिए बस मसला ये है कि जब 88 में जब जियाउल हक का प्लेन क्रैश हुआ, उसके सिनारियो पे आते हैं कि 85 में जनरल जियाउल हक ने बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ा, जिनीवा में अफगानिस्तान अकॉर्ड साइन हो गया, अमेरिका जिनीवा से निकल गया, रशिया जिनीवा से निकल गया, वो अफगानिस्तान से निकल गया, अमेरिका निकल गया। तो उस वक्त प्रेशर आया कि डेमोक्रेसी लाओ। तो जियाउल हक ने एक इलेक्शन कराए पहली बार 85 में, और नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन कराए, सारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट थे। तो फिर पीपल्स पार्टी ने इसका बाइकआउट किया और उसके नतीजे में जो पार्लियामेंट बनी, वहां से एक कैंडिडेट को इलेक्ट करवाया, जुनेजो, मोहम्मद खान जुनेजो, एक सिंधी था जो आर्मी का एजेंट था। 88 तक उसकी 3 साल सरकार रही जिसमें सारी पावर्स जनरल जियाउल हक को थी, और जुनेजो खाली एक चपड़ासी बन के बैठे थे जनरल जियाउल हक के। इसी दौरान अमेरिका जब अफगानिस्तान से निकल गया तो अब अकाउंटेबिलिटी शुरू हुई कि हमने 79 से 87 तक 8 साल पाकिस्तान को जो हथियार दिए थे अफगानिस्तान को सप्लाई करने के लिए मुजाहिदीन को, उसमें से ज्यादातर हथियार पाकिस्तान ने छुपा लिए थे और अपने पास रख लिए थे, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो हमने एड दी थी वो भी सारी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के नाम पे मिलने वाली वो एड भी खा गए थे। तो पाकिस्तान में सीआईए ने इंक्वायरी शुरू की। तो उस वक्त 88 में रावलपिंडी में एक ओजड़ी कैंप था। ओजड़ी कैंप में वो सारे चोरी किए हुए हथियार पाकिस्तान ने छुपाए हुए थे, आर्मी ने। तो मैं उस वक्त कराची में था, सऊदी अरब से अपना बैंक जॉब छोड़ के कराची आया था, कुछ महीने कराची में रहा था, इसके बाद दुबई गया था। तो मैं उस वक्त कराची में था और एक कंपनी में मैं काम करता था। तो उस वक्त हमारे पास ये खबर आई, फौरन ब्रेकिंग न्यूज, के ओजड़ी कैंप में धमाका हुआ है और रावलपिंडी में जगह जगह रॉकेट जाके गिर रहे हैं, मिसाइल जाके गिर रहे हैं, और समझ नहीं आ रही कि ये क्या हुआ है। और लगता है इंडिया ने हमला कर दिया है, क्योंकि सिविलियन पॉपुलेशन पे शेल्स गिर रहे थे, रॉकेट्स गिर रहे थे, मिसाइल्स गिर रहे थे, बड़ी तबाही हुई, पूरा ओजड़ी कैंप तबाह हो गया। बाद में पता चला कि इंडिया ने हमला नहीं किया था, ओजड़ी कैंप में एक्सीडेंटल आग लग गई थी। लेकिन दो सवाल थे ना, एक तो ये कि ओजड़ी कैंप में इतना हथियार कहाँ से था, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी तो अपना हथियार वहां नहीं रखती थी। पाकिस्तान आर्मी के हथियार रखने की अपने अपने गोडाउन थे, अपनी अपनी जगह थी। तो ओजड़ी कैंप में इतना सोफिस्टिकेटेड हथियार कहाँ से था। दूसरा सवाल ये है कि इतना अगर हथियार वहां पे पड़ा था, वो भी रावलपिंडी की सिविलियन पॉपुलेशन के अंदर, तो किसने रखा था और एक्सीडेंटल फायर कैसे लगी। अमेरिका ने और प्रेशर डाला। तो जियाउल हक ने अपने हैंड पिक प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो की गवर्नमेंट तोड़ दी और असेंबली डिसॉल्व कर दी। उसके अगेंस्ट में सारे पॉलिटिशियंस गए असेंबली में, कोर्ट में। लेकिन जियाउल हक ने नए इलेक्शंस का ऐलान कर दिया। उस वक्त जियाउल हक को खतरा था बेनजीर भुट्टो से, जो पाकिस्तान वापस आ गई थी और अपनी पॉलिटिकल कैंपेन चला रही थी, और इसके बाप को फांसी हुई थी, उसको कैश करा रही थी। तो जियाउल हक को खतरा था बेनजीर भुट्टो से। तो जियाउल हक ने, मुझे याद पड़ता है कि अक्टूबर नवंबर 1988 के इलेक्शन अनाउंस किए, इसलिए कि जियाउल हक को खबर मिली कि बेनजीर भुट्टो की आसिफ जरदारी से अभी शादी हुई है कुछ महीनों पहले, और उस वो प्रेग्नेंट है और उसकी डिलीवरी अक्टूबर नवंबर में है, तो मैं इलेक्शन करा के इसको आउट कर सकता हूँ। लेकिन बेनजीर भुट्टो ने वो गलत खबर लीक की थी और उसके यहाँ डिलीवरी सितंबर में थी, 2 महीने पहले। तो उसी दौरान क्या हुआ कि अमेरिका अब तंग आ गया था जियाउल हक से। तो अमेरिका ने अपने एम्बेसडर को कहा कि तुम जियाउल हक के पास जाओ फलां फलां काम के लिए। तो जियाउल हक के पास वो गया, जियाउल हक उसको बहावलपुर के एयरबेस पे दिखाने के लिए चीजें ले गया। और वहां पे से वापस जब वो प्लेन में आ रहे थे, तो उस प्लेन में जियाउल हक था, पाकिस्तान के चोटी के कमांडर्स थे, आर्मी ऑफिसर्स थे, और अमेरिकन एम्बेसडर
राफेल, वो लोग थे। और उसमें एक जनरल लास्ट मोमेंट पे ड्रॉप आउट कर गया, जनरल असलम बेग। और जैसे ही वो ड्रॉप आउट करके अपनी गाड़ी की तरफ गया और यहाँ से जियाउल हक का प्लेन फ्लाई किया, प्लेन में धमाका हुआ और उड़ गया। तो बाद की इंक्वायरी से पता चला कि एक मैंगो आम की पेटी थी जो उधर भेजी गई थी उस प्लेन में, उस आम की पेटी में बम था। और अमेरिका ने अपने एम्बेसडर को भी मरवा दिया ताकि उसके ऊपर बात ना आए, लेकिन अमेरिका ने जियाउल हक को मरवाया। अब आपका बेसिक सवाल कि उस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज ने कंट्रोल क्यों नहीं किया? तो पॉलिटिकल पार्टीज उस वक्त सिवाय पीपल्स पार्टी के कोई थी ही नहीं। देखें, जो आज हम नवाज शरीफ की पार्टी मानते हैं, मुस्लिम लीग नून, वो उस वक्त जुनेजो की पार्टी थी। और जुनेजो की पूरी पार्टी जियाउल हक ने इलेक्ट करवाई थी नॉन पार्टी बेसिस पे। तो वो सारे जियाउल हक और आर्मी के टट्टे थे, आर्मी के टट्टू थे। और आर्मी के ही इशारे पे चलते थे। एमक्यूएम पहली बार इलेक्शन में हिस्सा ले रही थी, नई पार्टी थी। तो बाकी उस वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी थी नहीं कि जो कंट्रोल करता। उस वक्त तो मार्शल लो के पूरे चांसेस हो गए थे, लेकिन अमेरिका ने प्रेशर डाला। तो वो जनरल असलम बेग जो लास्ट मोमेंट पे ड्रॉप आउट हो गए थे, वो सीनियर मोस्ट थे, तो वो आर्मी चीफ बने थे। और फिर उन्होंने इलेक्शन नहीं होने दी, और फिर बाद में वो इलेक्शन में बेनजीर भुट्टो माइनॉरिटी से जीती, क्योंकि मेजोरिटी उसको नहीं मिली थी। लेकिन फिर एमक्यूएम और छोटी पार्टियों को मिलाकर वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी। लेकिन वो भी आर्मी ने कंडीशनल गवर्नमेंट दी थी। फॉरेन मिनिस्टर जियाउल हक का फॉरेन मिनिस्टर साहबजादा याकूब खान बना, और इस तरह कंट्रोल्ड उसको गवर्नमेंट दी थी। उदित त्रिपाठी जी, सर गुड इवनिंग फ्रॉम इंडिया। आई हर्ड एमक्यूएम इज गेनिंग पॉलिटिकल ग्राउंड इन पाकिस्तान। वुड यू अगेन रिटर्न टू पाकिस्तान इफ ओल्ड एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन बेग्ड डिसाइड्स टू मेक यू मेयर अगेन? देखें, पाकिस्तान तो मैंने अब कभी भी नहीं जाना भाई। चाहे, और दूसरा ये कि ये एमक्यूएम ग्राउंड नहीं ले रही है, एमक्यूएम के आर्मी विंग्स हैं जो पाकिस्तान आर्मी ने अल्ताफ हुसैन से तोड़ के बनाए थे, वो वहां पे अपनी ग्राउंड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ग्राउंड नहीं मिलेगा। अल्ताफ हुसैन ने तो इस मेयर के इलेक्शन बायकॉट किया है। और दूसरा सवाल ये है कि मुझे अगर मेयर घोषित करें, तो मुझे तो अगर वो प्राइम मिनिस्टर भी कोई घोषित करेगा तो मैं नहीं जाऊंगा पाकिस्तान। मैं अब कराची उसी वक्त जाऊंगा जब कराची विल बी कैपिटल ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ सिंधु देश, तब मैं कराची जाने का सोचूंगा। वरना मैं इस पाकिस्तान में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मुझे प्राइम मिनिस्टर भी बना दें तो मैं नहीं जाऊंगा। मेरे लिए पाकिस्तान जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। हेम जोशी जी, थैंक यू। नमस्ते आरिफ जी, एक क्वेश्चन। आप इंडिया को सपोर्ट करते हो, पर हर चीज के लिए रिसोर्सेज चाहिए। आपको इंडियन पब्लिक से मॉनेटरी सपोर्ट मिलता है? देखें, सबसे बड़ा सपोर्ट है ना जो, वो मोरल सपोर्ट होता है। कि आपको ये भरोसा हो कि आपके पीछे कोई खड़ा है, और वो मेरे पीछे पूरा भारत खड़ा है। मेरे भारत परिवार जो है वो मेरे पीछे खड़ा है। अब आ जाता है मॉनेटरी सपोर्ट की। तो देखें, मैं इस वक्त तो जॉबलेस हूँ, और मैं इस वक्त डिपेंड करता हूँ अपने इन भारत के ही लोगों पे। जो सबसे बड़ी सपोर्ट भारत के लोग देते हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल देख के देते हैं। क्योंकि मुझे यूट्यूब से थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता है। इतना मिल जाता है कि मेरा घर का किराया खाली निकल जाता है। बाकी मुझे अपने एक्सपेंसेस रन करने के लिए इधर-उधर दौड़ना पड़ता है। थोड़ा बहुत सपोर्ट भारत के लोग मुझे करते हैं। कोई $5 भेजता है, कोई $2 भेजता है, कोई $10 भेजता है, कोई $50 भेजता है पेपाल के ज़रिए, पैट्रियन के ज़रिए। वो मुझे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये है कि आप ये नहीं कह सकते कि मैं उससे अपनी जो लिमिटेड ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, वो भी पूरी नहीं कर पाता। लेकिन हाँ, बहरहाल मुझे मोरल सपोर्ट है। मुझे ज़रा मेरी तबीयत ख़राब होती है तो हज़ारों मैसेजेस आते हैं, व्हिच शोज़ कि मेरा भारतीय परिवार मेरे लिए फ़िक्रमंद रहता है और मेरे साथ खड़ा है। जायेश भाई, थैंक यू। एमकेएम अल्ताफ भाई कराची में वापसी कर रही है? नहीं, कोई चांस नहीं है। क्योंकि अल्ताफ भाई से जान छुड़ाने के लिए आर्मी ने कोई लंबे चौड़े जतन किए तो जाके 2016 में जान छूटी है। अब वो अल्ताफ भाई को वापसी का मौका नहीं देंगे।
देखें, अल्ताफ भाई को आर्मी इसलिए नहीं पसंद करती कि आर्मी किसी ऐसे आदमी को पसंद नहीं करती जो जनता का बंदा बन जाए। और अल्ताफ भाई आफ्टर ऑल अपनी पब्लिक की आवाज सुनते थे, उनको जवाबदेह होते थे, उनको पब्लिक के सामने बैठ के जवाब देना पड़ता था, और वो टोटल जनता के सपोर्ट पे थे। तो आर्मी को ऐसे लोग तो पसंद नहीं। आज इमरान खान पब्लिक का आदमी बन गया, इसीलिए तो आर्मी को वो पसंद नहीं ना, क्योंकि अब वो उसकी पब्लिक में एक डिमांड बढ़ गई है। तो लेकिन बहरहाल देर इज नो कंपैरिजन ऑफ इमरान खान एंड अल्ताफ भाई। अल्ताफ भाई वाज एन ऑनेस्ट मैन फॉर कराची पीपल, और आर्मी ऐसे आदमी को खास तौर पे कराची जैसे शहर में कंट्रोल हासिल करने का मौका कभी भी नहीं देगी। कराची का मैंडेट स्प्लिटेड ही रखना आर्मी के इंटरेस्ट में है। पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, एमक्यूएम के छोटे मोटे ग्रुप्स मिला के आर्मी डिवाइडेड रखना चाहती है कराची का मैंडेट। ग्रीन अर्थ, थैंक यू। अफगान शॉन गिलगित बल्तिस्तान इन देयर मैप, डू यू थिंक फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट विथ इंडिया? नहीं, देखें, वो जो मैप है वो मेरे पास पड़ा है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को अफगानिस्तान में शामिल किया है। कुछ देखें, वो मैप है ना, वो पाकिस्तान को तपाने के लिए था, क्योंकि आधा पाकिस्तान तो उन्होंने उसमें अपने पास रख लिया था। और गिलगित बल्तिस्तान का भी मेजर पार्ट हिंदू कश्मीर कह के इंडिया को दिया था। लेकिन उससे इंडिया को कोई मसला है नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान का क्लेम हिस्टोरिकली और किसी तौर पे भी कभी भी पीओके और गिलगित बल्तिस्तान पे नहीं रहा। ये कभी भी अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं रहा। अफगानिस्तान का क्लेम है पख्तून एरियाज पे, और पख्तून एरियाज हैं केपी के, फाटा और बलूचिस्तान के पख्तून एरियाज, जो ड्यूरन लाइन के इस तरफ हैं, ईस्ट तरफ यानी पाकिस्तान की तरफ। वो अफगानिस्तान के क्लेम हैं। वो एक पाकिस्तान पे प्रेशर बिल्ड करने के लिए, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए उसमें कुछ हिस्से गिलगित बल्तिस्तान के अफगानिस्तान के अंदर शामिल किए थे, लेकिन उससे इंडिया का कोई खतरा नहीं है। इसलिए कि इंडिया को अभी तालिबान सरकार ने रिक्वेस्ट की कि आपने अशरफ गनी सरकार के दौरान अफगानिस्तान में 500 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जिसमें कई डैम्स थे, कई सड़कें थी, कई एयरपोर्ट्स, रोड्स, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब पे आप काम कर रहे थे। तो आप प्लीज आए और अपने वो प्रोजेक्ट शुरू करें, क्योंकि हमें पता है कि इस दुनिया में भारत वो वाहिद देश है जिसने अफगानिस्तान में कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया है, और बाकी सारी सरकारों ने, जिसमें रशिया, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका, यूरोप, सब ने अफगानिस्तान में डिस्ट्रक्टिव रोल अदा किया है। तो हम भारत की कदर करते हैं, और भारत ने उस दावत को एक्सेप्ट करके अफगानिस्तान में अपने 500 प्रोजेक्ट वापस शुरू कर दिए हैं। श्रीनिवास नायडू जी, थैंक यू भाई। आरिफ सर, प्लीज बताइए बलूचिस्तान फ्री कब होगा सर? भाई देखें, मैंने ज्योतिष का इल्म या ज्ञान नहीं लिया है कि मैं बता सकूं। ये सवाल तो कोई भी जवाब नहीं दे सकता। लेकिन सिर्फ इतना मैं समझता हूं अपने पॉलिटिकल एनालिसिस से कि बलूचिस्तान आज़ाद तो होगा, क्योंकि बलूचिस्तान अब उस हद तक आगे बढ़ चुका है कि इसकी आज़ादी को कोई रोक नहीं सकता। तो बलूचिस्तान आज़ाद तो होगा। कब? ये इंटरनेशनल सिनारियोज, इंटरनेशनल अफेयर्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर इस इलाके में कोई बहुत बड़ी जंग होती है तो काफी जियोग्राफिकल चेंजेस आएंगी। दैट्स व्हाट आई थिंक। हाउ? गुरुदेव, रशिया और यूक्रेन का वार कब रुकेगा? देखिए, रशिया और यूक्रेन का वार अमेरिका ने शुरू कराया है, और अमेरिका के इंटरेस्ट में है कि यह वार चलती रहे। मुझे ये रुकती नजर नहीं आती, क्योंकि जेलेंस्की नामी एक सद्दाम हुसैन बैठा है यूक्रेन में, और वो अमेरिका के इशारे पे इस वॉर को बढ़ावा दे रहा है। अब इसमें पाकिस्तान एक हथियारों का सप्लायर बन गया है। इसके जवाब में रशिया ने सुना है कि बैकडोर में तालिबान और बलूचिस्तान के जो मिलिटेंट्स हैं, जो क्रांतिकार हैं, उनको सपोर्ट करने का सोचा है। तो ऐसी सिचुएशन में जंग बढ़ेगी, रुकेगी नहीं। हेम जोशी जी, थैंक यू। रिक्वेस्ट एवरीवन टू सपोर्ट आरिफ जी फाइनेंशियली। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। राजेश कोल जी,
with your with you until success and much beyond. Thank you राजेश भाई. आप सबकी दया है, आप सबकी सपोर्ट है जिस पे कि हम चलते हैं, और हमारा ये है कि काम आगे बढ़ता है. आपको और आगे में काफ़ी चीज़ें नज़र आएंगी मेरे इस काम में. मैंने अगले 6 महीने के जो प्लान किए हैं वो अगर चल पड़े तो जून तक आपको मेरे प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट नज़र आएंगी और आपको मेरा काम और पसंद आएगा. बस थोड़ी सपोर्ट बढ़ाने की ज़रूरत है. Sunil Lalji, do you think POK Gilgit Baltistan unrest within against Pakistan establishment make it ripe to be plucked by India in the coming future? देखिए सिचुएशन सुनील भाई ऑलरेडी ऐसी है कि इंडिया खाली 2-3 दिन की जंग करके ये इलाके वापस ले सकता है. लेकिन बहरहाल मसला ये है कि इस वक्त अमेरिका अगर कोई रीजन में जंग का सोच के बैठा है, खास तौर पे चाइना के हवाले से, रशिया यूक्रेन के हवाले से, तो उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है. और वो इस वक्त पाकिस्तान को भारत से जंग के लिए तैयार नहीं पाता. तो इसलिए शायद इंडिया अमेरिका से अभी तक डिप्लोमेटिक लेवल पे कोई ऐसी ब्रेक थ्रू नहीं हो रही कि जिससे कि वो अमेरिका को कन्विंस कर सके कि हम जाएंगे. क्योंकि आफ्टर ऑल इंडिया ये नहीं चाहता कि इसके जो वेस्ट, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान वगैरह से इतने जबरदस्त ताल्लुकात हो गए कि वो भारत को आफ्टर सो फर्स्ट टाइम पार्टनर बनाने पे तैयार हुए हैं. वो जो भारत को दुश्मन समझते थे. रिचर्ड निक्सन ने अपनी मेमोयर में लिखता है कि आई हेट इंडियंस. ये अमेरिका का प्रेसिडेंट था रिचर्ड निक्सन. और 71 में इसको पूछा गया कि पाकिस्तान आर्मी इज कमिटिंग जेनोसाइड इन बांग्लादेश, इन ईस्ट पाकिस्तान, and that is Pakistan army doing with the help of American weapons that we supply to them. क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान आर्मी एक बंदूक तक नहीं बनाता था. सारा हथियार अमेरिका से आता था, रशिया से भी नहीं आता था, चाइना से नहीं ताल्लुकात थे. तो सिर्फ अमेरिकन हथियार के बल पे वो ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड कर रहा था. तो रिचर्ड निक्सन ने कहा कि एटलीस्ट वी कैन नॉट सपोर्ट इंडिया, वी कैन नॉट डू एनीथिंग दैट गोज इन द बेनिफिट ऑफ इंडिया. इस हद तक नफरत थी इनको. एक बार रिचर्ड निक्सन लिखता है उस मेमोयर में, और उसमें अपने एक इंटरव्यू का हवाला दिया है कि द अगलीस्ट वीमेन इन द वर्ल्ड आर इंडियन, नॉट अफ्रीकन. ये अमेरिका का प्रेसिडेंट लिखता है. वी कैन नॉट हैव गुड सेक्स विथ इंडियन वीमेन. इस तरह से ये अपनी नफरत का इजहार करते थे. और कभी इंडिया को उन्होंने अपने बराबर तो दूर, उन्होंने अपने से घटिया ही समझा है. लेकिन आज अमेरिका और यूरोप, पूरा वेस्ट मजबूर है कि भारत को पार्टनर बनाए. आपको याद होगा कि जयशंकर जी ने अभी एक इंटरव्यू में बात हुई थी कि आप रशिया से ताल्लुकात खत्म क्यों नहीं करते, रशिया से ट्रेड क्यों बंद नहीं करते. तो उसने, जयशंकर जी ने कहा था कि डोंट फॉरगेट कि जब अमेरिकन हथियार पाकिस्तान आते थे और उन हथियारों से पाकिस्तान भारत में आतंक की होली खेलता था, तो उस वक्त रशिया हमारे साथ खड़ा होता था. रशिया हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है. अमेरिका ने डजन से ज्यादा पाकिस्तान के थ्रू यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के खिलाफ रेजोल्यूशन मूव किए थे. उनको रशिया ने वो वीटो किया था. तो हमें पता है कि हमारा लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड रशिया है, और अमेरिका का तो हथियार भारत में आतंक मचाता रहा है. तो ये सिचुएशन थी. तो मैं समझता हूँ कि आज भारत नहीं चाहता कि वो एक इतना जबरदस्त हमने पुल क्रॉस किया है और हम उनके बराबर बैठने के काबिल हुए हैं. इस कोविड के मामले में दुनिया को भारत की वैक्सीन से फायदे ही हुए, नुकसान नहीं हुए. फाइजर और मॉडर्ना की जो वेस्टर्न वैक्सीन थी उसकी तो पोलें खुल रही हैं. आज लंदन के अखबार भरे पड़े हैं आज के, खाली रोज ही हो रहा है. आज तो 3-4 मैंने आर्टिकल पढ़े हैं जिसमें ये इंक्वायरी का डिमांड की गई है कि फाइजर की वैक्सीन से हार्ट अटैक से मौत बहुत ज्यादा बढ़ गई है और उसकी पूरी जांच कराई जाए. भारत की वैक्सीन के हवाले से ऐसी कोई चीज नहीं आई. तो इन सारे चीजों में भारत इतना आगे आया है कि भारत नहीं चाहता कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग, हमने जहां इतने साल बर्दाश्त किया है, कुछ अरसा और सही. ये बातें है कि पीओके गिलगित बल्तिस्तान भारत ले लेगा. राइट टाइम टू प्लग ऑलरेडी आ चुका है.
लेकिन थोड़ा पॉलिटिकल मनूवरिंग करने की जरूरत है डिप्लोमेटिक लेवल पे। ऋषिकेश हरिदास जी, थैंक यू। विल पीपल ऑफ पीओके फोर्स रीयूनियन विथ इंडिया? देखें, पीओके के लोग हैं ना, इनका कोई रोल नहीं है, इनकी कोई हैसियत भी नहीं है। फैसला भारत ने करना है, क्योंकि वैसे भी कश्मीर के लोगों को ब्रिटिश डिवीजन का जो एक्ट था, ब्रिटिश इंडिया डिवीजन एक्ट, उसमें जो 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट थी, रियासतें थी, राज्य थे, उनको सिर्फ दो राइट्स दिए गए थे, आइदर यू ज्वाइन पाकिस्तान और यू ज्वाइन इंडिया। आजादी नाम का कोई वो नहीं था। तो कश्मीर के लोगों को भी आजाद इंडिपेंडेंट कश्मीर का कोई अधिकार नहीं है। अधिकार सिर्फ ये है कि या तो वो इंडिया के साथ जाएं, पाकिस्तान के साथ जाएं। तो ऑफिशियली तो इंडिया का हिस्सा बने। एक्सेशन ट्रीटी, महाराजा हरि सिंह, मुस्लिम लीडर शेख अब्दुल्ला ने मिल के भारत के साथ एक्सेशन ट्रीटी साइन की थी। तो लीगली हर लिहाज से जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, अक्साई चीन, सारे एरिया 1947 से पहले की जो रियासत है जम्मू एंड कश्मीर थी, वो भारत की है। तो पीओके के लोगों का फैसला हो चुका है कि भारत के साथ ज्वाइन करना है। आज कुछ लोग हैं जो अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए इंडिपेंडेंट कश्मीर और ये वो, लेकिन जब वक्त आएगा तो इट विल बी ए लीगल इंटीग्रल पार्ट ऑफ भारत। शंकर कुमार चटर्जी, थैंक यू जी। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक इट विल टेक पाकिस्तान टू फ्रेगमेंट एंड व्हाट विल हैपन टू इट्स रोबर आर्मी? हाउ लॉन्ग तो अब जब तक अमेरिका की जरूरत होगी। इस पे तो मैंने डिटेल में शुरू में काफी चीजें बताई हैं। ये अमेरिका की जरूरत के ऊपर है कि कब तक इसको पाकिस्तान की जरूरत रहती है, और वो उस जरूरत के मुताबिक पाकिस्तान से अपना काम निकालता रहेगा। डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान इज लिखा हुआ है कि होगा, और ये रोक कोई नहीं सकता। एक आर्टिफिशियल स्टेट है, जैसे कि यूगोस्लाविया एक आर्टिफिशियल स्टेट क्रिएट की गई थी, जिसमें भांत भांत के लोग थे। आज 8 अलग अलग मुल्क हैं: सर्बिया, मोंटेनिग्रो, कोसोवो, बोस्निया, क्रोशिया, स्लोवेनिया, स्लोवेकिया ना स्लोवेनिया, मैसेडोनिया। 8 अलग अलग मुल्क बने, और सब एक दूसरे के दुश्मन थे। सब एक दूसरे के दुश्मन थे। एक आर्टिफिशियल स्टेट उस वक्त रशिया ने बनवाई थी, सोवियत यूनियन ने, और वो कुछ को जबरदस्ती, कुछ को ये, उसमें भांत भांत के रिलीजन भी थे। बोस्निया और कोसोवो मेजोरिटी मुस्लिम थे, कुछ कैथोलिक थे, कुछ प्रोटेस्टेंट थे, अलग अलग। बाय फोर्स जमा करके रखा, क्या हुआ? टूटना पड़ा, ब्लडी ब्रेकअप हुआ। आसान ये होता है कि जैसे चेकोस्लोवेकिया, दो कंट्री मिले हुए थे, एक कंट्री बना हुआ था। अचानक एक दिन दोनों के लीडर्स ने टेबल पे डिस्कस किया कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स करते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। कोई जंग नहीं हुई, कोई खून खराबा नहीं हुआ, पीसफुली 1 जनवरी को हम दो अलग अलग मुल्क होंगे। आसान ये होता है। योगोस्लाविया का ये हुआ कि बोस्निया सर्बिया की जंग हुई, क्रोशिया उसमें बीच में कूदा। आज तक कोसोवो में मामला खराब चल रहे हैं, मैसेडोनिया के साथ अलग इनके खून खराब हुए। वो चीज खराब होती है। पाकिस्तान का आपने पूछा, तो पाकिस्तान का ब्रेकअप तो जरूर होगा, लेकिन अगर ब्लडी होगा तो बहुत बुरा होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल एक शैतान आर्मी है पंजाब की, और वो देखेगी जब कि तब मुल्क टूट रहा है, तो वो चाहेगी कि जो अलग हो रहे हैं सिंध और बलूचिस्तान, इनको जितना हम तबाह कर सकते हैं करें। तो उनके जो थोड़े बहुत सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं और सारी चीजें हैं, उसको तबाह करने की पूरी कोशिश करेगी, और एक खून खराबा होगा, एक ऐसी खतरनाक जंग होगी कि बता नहीं सकता मैं। और पीसफुली ये होने नहीं देंगे। और आखिरी पार्ट आपके सवाल का कि इस टेररिस्ट पंजाबी आर्मी का क्या होगा? तो आर्मी की सारी हेकड़ी है ना, जो बदमाशी है ना, वो सिंध और बलूचिस्तान के पैसे पे है। सिंध और बलूचिस्तान अलग हो जाएंगे तो इनके पास तो खाने को नहीं होगा।
भाई पंजाब में से तो कुछ नहीं निकलता, ना कोयला, ना गैस, ना सोना, ना चांदी, ना लोहा, ना पेट्रोल, कुछ भी नहीं निकलता। एक गंदुम थी, वो भी आज देख रहे हैं पाकिस्तान में गंदुम पे लोग मर रहे हैं। तो इनके पास जब कुछ होगा नहीं तो पंजाबी आर्मी क्या करेगी? जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, कैप्टन, सारे अमेरिका यूरोप में अपनी प्रॉपर्टियां लेके बैठे हैं, सब उधर सेट हो जाएंगे। आम जवान है वो फिर पंजाब में अपने ही लोगों को लूट मार करके खाएगा। लेकिन मुझे इस रीजन का, पाकिस्तान जिसको कहते हैं, एक बहुत ही गंदा फ्यूचर नजर आ रहा है। ऋषिकेश हरिदास जी, थैंक यू। डू यू सी रशिया यूक्रेन पीस डील इन G20 दिल्ली? नो वे। दिल्ली पूरी कोशिश कर रहा है कि रशिया यूक्रेन में पीस हो जाए, जंग खत्म हो, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता। और जब अमेरिका नहीं चाहता तो अमेरिका ये होने भी नहीं देगा। तो मुझे तो कोई पीस डील का चांस बिल्कुल नजर नहीं आता। मुरली राव जी, थैंक यू मुरली जी। आरिफ जी, व्हेन अकॉर्डिंग टू यू विल इंडिया रीगेन पीओके? ऑल्सो व्हाट विल बी चाइनाज रोल इन सच ए सिचुएशन? कीप इट अप आरिफ जी, थैंक यू। जय हिंद मुरली जी। देखें, पीओके के हवाले से मैंने अभी आपको डिटेल में बताया कि ये तो अमेरिका से भारत की डील के ऊपर है कि कब भारत डिप्लोमेटिकली अमेरिका को कन्विंस कर लेता है कि हमें हमारे इलाके वापस लेने दें। ए टेररिस्ट स्टेट like Pakistan cannot be friend of anyone। तो अब आप उसकी आशीर्वाद बंद करें। तो ये तो उस पर डिपेंड करता है। और चाइना का आपने पूछा है, तो देखें मैं समझता हूं कि चाइना और भारत दोनों इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि चाइना भारत की जंग दोनों मुल्कों के लिए बहुत नुकसानदेह है। दोनों इस वक्त इकोनॉमिक जाइंट हैं, और दोनों की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत ही स्पीडी है। पूरी दुनिया के लिए इस वक्त से पूरी दुनिया को पीछे छोड़ा हुआ है। खास तौर पे भारत अभी पीछे है बहुत ज्यादा चाइना से और अमेरिका से, लेकिन जिस तेजी से जा रहा है, तो 10-15 साल में भारत अमेरिका को टेक ओवर कर लेगा। तो दोनों देशों को पता है कि हमारी आपस की जंग में जीतेगा कोई नहीं, हारेंगे दोनों। मतलब ये होगा कि जंग तो ड्रॉ होगी, लेकिन दोनों का बहुत नुकसान हो जाएगा, और दोनों इकोनॉमिकली 50 साल पीछे चले जाएंगे। और दोनों को पता है कि वेस्ट की ये कोशिश है कि ये दोनों लड़ पड़े। जब भी जब भी छोटा मोटा भारत चाइना के बारे में कुछ होता है, तो पूरा वेस्ट चढ़ावा देता है, भारत को बढ़ावा देता है, चाबी भरना शुरू करता है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, चाइना के शैतान मुल्क को रोकने के लिए हम भारत के साथ खड़े हैं, भारत एक अजीम देश है, खाली भारत है जो चाइना को रोक सकता है। ये वेस्ट की कोशिश है कि भारत लड़ पड़े चाइना से, इस तरह इनका ये दो इकोनॉमिक जाइंट से जान छूटे। तो मैं समझता हूं कि इन दोनों मुल्कों की पॉलिटिकल लीडरशिप में ये अंडरस्टैंडिंग है कि जंग हमारे मफाद में नहीं है। ये छोटी मोटी झड़पें आप जो देखते हैं ना, ये लोकल लेवल पे होती हैं। अब जैसे एक मिसाल है कि दो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, दोनों एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, और दोनों के सेल्समैन पूरे हर जगह बेच रहे होते हैं सामान उनका। उसमें दो छोटे मोटे सेल्समैन का आपस में कोई झगड़ा हो जाता है, इट डज नॉट मीन कि वो दोनों इंडस्ट्रियल यूनिट्स एक दूसरे से टकरा गए हैं। ये बॉर्डर पे छोटी मोटी झड़पें होती रहती हैं, क्योंकि वो एक्टिव, एलएसी जो है वो एक्टिव है। उसके दरमियान एक बफर जोन है कि ये चाइना है, ये भारत है, और बीच का कंट्रोवर्शियल एरिया है। उसमें कभी चाइना के लोग मूवमेंट करते हैं, कभी भारत के लोग मूवमेंट करते हैं, उसमें थोड़ा मामला खराब हो जाता है। लेकिन जंग चाइना से होगी नहीं, तो भारत चाइना को गारंटी चाहिए कि हमारा सीपेक, हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वॉल्वमेंट है पीओके गिलगित बल्तिस्तान में, अगर वो भारत के पास जाता है तो भारत उनको रेस्पेक्ट करेगा और उनको ऑनर करेगा। तो उसके लिए मैंने, जहाँ तक मेरा इल्म है, भारत के जो चाइना के साथ बैकडोर में जितने भी मीटिंग्स हुई हैं, उसमें भारत ने अश्योर कराया है कि खाली चाइना नहीं, हम इंटरनेशनल सारे एग्रीमेंट्स को ऑनर करेंगे जो गिलगित बल्तिस्तान और पीओके में हुए हैं पाकिस्तान सरकार से, कि हम किसी को वायोलेट नहीं करेंगे, और चाइना का जितना कुछ इंटरेस्ट है गिलगित बल्तिस्तान और पीओके में, उसको हम रेस्पेक्ट देंगे,
और हम उसको वायोलेट नहीं करेंगे। तो लेट्स सी चाइना, मैं नहीं समझता कि इन केस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और पीओके के टेक ओवर में मुश्किल खड़ी करेगा। सुमुख जी थैंक यू। आरिफ जी, आसिफ जरदारी was held as Asian Nelson Mandela by PPP. How true are Zardari's claim about his suffering in jail for 13 years? अरे भाई साहब, जरदारी से बड़ा डाकू पाकिस्तान में है नहीं कोई भाई। ये पाकिस्तान में खास तौर पे कराची में किडनैपिंग फॉर रैंसम, अगवा बराए तावान, ये जरदारी ने शुरू किया था। एक 1988 में जब बेनजीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो इसको मिस्टर 10% का अवार्ड मिला था, और लेता था हर हर उसमें 10% हिस्सा लेता था हर प्रोजेक्ट में। और 1993 में जब बेनजीर भुट्टो वापस प्राइम मिनिस्टर बनी तो उसने आसिफ जरदारी को मिनिस्टर का पोर्टफोलियो दिया था, और उस वक्त कहा गया था कि वो अब मिस्टर 90% बन गया है। और बेनजीर भुट्टो के मरने के बाद जब वो प्रेसिडेंट बना था तो वो मिस्टर 100% बन गया था। तो सबसे बड़ा डाकू है, उसकी कोई सफरिंग नहीं है, और जेल में मजे से रह रहा था। आर्मी ने इसके ऊपर इस तरह टॉर्चर थोड़ी किया है जो बलोचों के ऊपर और पख्तूनों के ऊपर और हो रहा है, मुहाजिरों के ऊपर। बिल्कुल नहीं, मजे से भाई आप ये देखें कि ये जेल में था, बेनजीर भुट्टो अपने दो बच्चों बख्तावर और बिलावल को लेके मिलने जाती थी, और उसी दौरान प्रेग्नेंट भी हो जाती है। मतलब कैदी को कितनी सहूलत हासिल थी कि वो बीवी के साथ, बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है, वो जेल में था और बच्चा भी पैदा हो जाता है, इतने सालों से जेल में था। तो ये आसिफा जो है, उसकी प्रेगनेंसी जेल में हुई थी, तो क्या अत्याचार, कुछ भी नहीं था भाई। ऋषिकेश हरिदास जी थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। सो ऑन स्काई न्यूज एलेज पाकिस्तानी लिंक्ड यूरेनियम कार्गो सीज्ड एट हिथ्रो एयरपोर्ट। जी जी, ये तो 3 दिन पुरानी खबर है। हीथ्रो पे एक पैकेट पकड़ा गया जो कि पाकिस्तान से रवाना हुआ था, और यहाँ पे अचानक रैंडम चेकिंग में इनको इसमें से सिग्नल मिले कि खतरनाक चीज है, फौरन इसको लेबोरेटरी में जाके खोला गया तो इसमें से यूरेनियम निकली है। और ब्रिटिश पुलिस ने बयान दिया है कि वी आर लुकिंग इफ इट इज एन एक्सीडेंटल नेग्लिजेंस, कि ये आ गया यूरेनियम, यानी किसी ने गलती से भेज दिया है। तो भाई साहब, यूरेनियम है यार, मार्केट में थोड़ी मिलता है, आम आदमी के पास थोड़ी होता है, आम फौजी के पास भी नहीं होता, किसी के पास नहीं होता, सिर्फ स्ट्रिक्ट कंट्रोल्ड आर्मी लेबोरेटरीज में होता है, और कहीं नहीं होता यूरेनियम। पूरी दुनिया का बात कर रहा हूं मैं, खाली पाकिस्तान नहीं। तो ये आर्मी के जरिए हुआ है जो भी हुआ है, इसमें बराबर पाकिस्तान की टेररिस्ट आर्मी इन्वॉल्व है, नो वन एल्स। हर्षरी जी, सर क्या ज्यूस यूएसए और यूके की पॉलिसी कंट्रोल करते हैं? सर ज्यूस लॉबी कितनी स्ट्रांग है यूएसए में, हम बड़ी पोस्ट और हॉलीवुड में देखते हैं उन्हें। देखिए ज्यूस है ना, पॉपुलेशन वाइज बहुत छोटी कौम है, लेकिन इंटेलेक्चुअल उसमें साइंटिस्ट हैं, रिच पर्सन्स में देखें तो ये बड़ी कौम है। और काफी अमेरिका की जो पॉलिसी है, अमेरिका यूरोप की जो पूरी डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी है, वो कॉरपोरेट सेक्टर बनाता है, और उस कॉरपोरेट सेक्टर में ज्यूस का बड़ा कंट्रोल है। तो बिल्कुल ज्यूस का नो डाउट कि काफी कंट्रोल है दुनिया के मामलात में, अमेरिका के मामलात में, दुनिया के मामलात में बिल्कुल कंट्रोल। शंकर कुमार चटर्जी जी थैंक यू भाई, शंकर भाई। जीते रहिए आरिफ भाई, हम आपके साथ हैं। भाई आप लोगों के साथ की वजह से तो ये सफर चल रहा है, वरना मेरी क्या औकात भाई। विजय मराठे जी, सर नमस्ते, आप बहुत ठीक बात बोलते हो, सच्चाई के साथ बोलते हो और सीधी बात करते हो। यू आर ट्रूली इंस्पायरिंग साहब। अरे विजय भाई शर्मिंदा कर रहे हैं, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। और आप सच बोलेंगे तो आपकी बात पसंद की जाएगी, क्योंकि सच एक दंदनाता हुआ दरिया है। गंगोत्री से जब निकलती है गंगा, तो वो कहां से कहां तक जाती है, क्योंकि वो सत्य वचन है।
सच्चाई को कोई नहीं रोक सकता भाई। समुद्रा गुप्ता जी, सर, इज पॉसिबल सिविल वॉर इन पाकिस्तान ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस? ऑलमोस्ट हो गई है भाई। सिविल वॉर किसको कहते हैं भाई? बलूचिस्तान में देख लें, 53% या 47% जियोग्राफिकल पाकिस्तान का हिस्सा है, वो बलूचिस्तान है। पूरा सिविल वॉर चल रही है। केपी के फाटा देख लें, पूरा सिविल वॉर चल रही है। कराची देख लें, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है, कोई रिट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। एक कॉलेज में कल घुस के, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज मलिर कराची में घुस के डाकुओं ने प्रोफेसर को लूट लिया। 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी, एक प्राइमरी स्कूल में घुस के बेचारी टीचरों के हर कमरे में जाके, कई डाकू थे, मोबाइल छीन के चले गए। अब एक प्राइमरी स्कूल की टीचर के पास कौन सा आईफोन होगा भाई? आज सुबह की खबर बता रहा हूं, डाकुओं ने एक कंटेनर डायपर्स का लूट लिया, जो बच्चों के पैम्पर्स होते हैं। इसको अगर आप सिविल वॉर नहीं कहते तो क्या है सिविल वॉर फिर? आटे पे आप देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान में क्या हाल है, और ये अभी बढ़ना है भाई, बहुत बढ़ना है। कल्याण गुशेत जी, आरिफ सर, पाकिस्तान ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड हु नॉट रिकॉग्नाइज्ड आर्मेनिया sovereignty till now. Why such hate? Because Armenia not share the boundaries with Pakistan? नहीं भाई, आर्मेनिया और अजरबैजान का झगड़ा है। अजरबैजान मुस्लिम है, आर्मेनिया नॉन मुस्लिम है, तो इसलिए पाकिस्तान आर्मेनिया को पसंद नहीं करता। तो बॉटम लाइन ये है कि आर्मेनिया नॉन मुस्लिम है और अजरबैजान की उससे नहीं बनती, तो अजरबैजान पाकिस्तान की एक बफर स्टेट के लिए, वहां पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं, आप अजरबैजान जाके देख लें, पाकिस्तान के झंडे जगह जगह पे मार्केटों में अजरबैजान का झंडा है, बराबर में पाकिस्तान और तुर्की के झंडे हैं। तो भाई ये सिचुएशन है कि अजरबैजान को पाकिस्तान पूरा उसकी पपेट स्टेट है, सपोर्ट करता है, इसलिए आर्मेनिया को पसंद नहीं करता। ध्रुव ज्योति रॉय जी, इस्लामिक जिहाद साउथ एशिया से कब खत्म होगा? इस्लामिक जिहाद साउथ एशिया से खत्म हो सकता है। मैं समझता हूं 79 तक, अंग्रेज सरकार के आने से लेकर 79 तक कोई खास जिहाद नहीं था इस रीजन में। 79 में पाकिस्तान ने जिहाद शुरू करवाया, भारत में त्रिपुरा, पंजाब, कश्मीर, बंगाल, आसाम, हर जगह अपनी प्रॉक्सीज शुरू की और जिहाद शुरू हुआ। पाकिस्तान टूट जाएगा, इंडिया का मुसलमान ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिद्धार्थ कृष्ण कुमार जी, सर, डज द चाइनीज इन्वॉल्वमेंट इन अफगानिस्तान recently show that the Chinese are losing interest in Pak due to USA regarding regaining influence? Is this the doing of the new army chief or the political government? कुछ नहीं भाई, चाइना को रियलाइज हो गया है कि अमेरिका पाकिस्तान का लीगल हस्बैंड है। एक औरत होती है ना मोहल्ले में, कि शोहर सुबह घर से काम के लिए निकला, वो नैन मटक के करती है मोहल्ले में सबके साथ, तो सबकी भाभी सबकी जोरू बन जाती है, लेकिन एंड ऑफ द डे वो उसका शौहर उसका लीगल कस्टोडियन होता है। तो यही अमेरिका का है कि पाकिस्तान अमेरिका का लीगल अमेरिका पाकिस्तान का लीगल कस्टोडियन है, बाकी नैन मटक के हैं वो इलीगल हैं। चाइना को रियलाइज हो गया है कि आज अमेरिका का चाइना के साथ जंग शुरू होती है तो पाकिस्तान विल बी यूज्ड बाय अमेरिका अगेंस्ट चाइना। चाइना का इंटरेस्ट तो बहुत खत्म हो गया है भाई। $10 बिलियन जमा किया जिनीवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस में, उसमें से 100 मिलियन खाली चाइना का था, 1%। क्यों? अगर चाइना पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमदर्द होता तो 1% खाली 1 बिलियन तो देता। सऊदी अरब ने 1 बिलियन उसमें अनाउंस किया है, वर्ल्ड बैंक ने 2 बिलियन किया है। वर्ल्ड बैंक इज अमेरिका, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, सब ने किए हैं, तो चाइना ने खाली 100 मिलियन। अजय टी जी, sir, why Pakistan considering loans from IMF and other countries as achievement? Real fact is it
नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। जी, जी, बिल्कुल। अखबारों में ऐड दिए हैं शहबाज शरीफ ने परसों कि हमने $10 बिलियन जमा किए जिनीवा से, ये हमारे लिए एजाज की बात है। शर्म आनी चाहिए कि भीख को पब्लिसाइज कर रहे हैं, उस पर प्राइड ले रहे हैं। और अब वो टाइम गुजर गया ये सोचने का कि भीख और लोन से मुल्क की इकोनॉमी तबाह हो गई। अब पुलों के नीचे से पानी बहुत बह गया, अब इतना लोन चढ़ गया है सर पे, कब इसको उतारना मुमकिन नजर नहीं आता। अजीज दोस्तों, 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो अब वाइंड अप करते हैं। आखिरी सवाल सैम फिशर जी का ले लेते हैं। What do you think is best for India, considering a large portion of current Sindh population has a radical mindset and may not able to integrate in Indian culture? जी, जी, agreed. आपसे आपके अपने मुल्क में मौजूद 15-20 करोड़ मुसलमान नहीं संभाले जाते, आप सिंध के 8-10 करोड़ मुसलमान लेके अपने लिए मुसीबत खड़ी करेंगे? नो वे। सिंध, आजाद सिंधु देश आपके लिए मुफाद में होगा, लेकिन अगेन विल से कि बांग्लादेश को आपने खुला डुल्ला छोड़ दिया था 71 के बाद। दैट वाज द टाइम कि इंदिरा गांधी सरकार बांग्लादेश के ऊपर अपना कंट्रोल रखती, ऐसे जैसे नेपाल पे चाइना ने रखा हुआ है, कंट्रोल रखती। मैं नहीं कहता कि उसको गुलाम बनाती। इलाके की बेहतरी के लिए बंगाली लोगों के, बंगाली मीन्स भारत और बांग्लादेश दोनों के बंगालियों की बेहतरी के लिए उसके ऊपर कंट्रोल रखती, उसके साथ एग्रीमेंट्स ऐसे करती कि उनके साथ कंटिन्यूस राब्ते रहते। वो आपने छोड़ दिया और आईएसआई को ग्राउंड मिला, वहाँ पे आईएसआई ने फिर जियाउर रहमान और इरशाद और खालिदा जिया और अपनी सरकारें बनाती रही, जिसका नतीजा हमने आसाम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, ईस्ट वेस्ट बंगाल, वहाँ पे हमने हालात खराब होते देखे। और आईएसआई को ग्राउंड मिल गया था वहाँ से अपनी एक्टिविटीज लॉन्च करने के लिए। तो बेहतर होगा कि सिंधु देश आज़ाद हो और वो भारत के इस तरह से हिसाब किताब में रहे कि भारत के लिए वो एक दुश्मन जमीन ना बन जाए, हिंदुओं के लिए और भारत के लिए। और भारत जब सिंधु देश आज़ाद कराए तो ये कंडीशंस भी रखे कि जो हिंदू सिंधी अपनी जान बचा के भारत आए हैं, वो अगर वापस जाना चाहें तो उनको सिंध में लीगली उनकी ज़मीनें, इनकी जगहें, इनके बिजनेसेस, इनके घर वापस किए जाएं और उनको फैसिलिटेट कराया जाए वहाँ पे आबाद करने के लिए। सिंधु देश आज़ाद विल बी इन इंटरेस्ट ऑफ भारत अगर भारत की सरकार ने उसके ऊपर सही मानों में कंट्रोल हासिल किया। लेकिन भारत के साथ इंटीग्रेशन भारत के लिए मुश्किल हो जाएगी भाई। और इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज़्म को वहाँ पे बढ़ावा दिया गया है कि मैं, और दूसरा ये कि फिर सिंध में, पाकिस्तान में जो सिंध है, उसमें एक बहुत बड़ी तादाद उन मुसलमान लोगों की है जो यूपी, सीपी, बिहार, गुजरात वगैरह से माइग्रेट करके आए हैं। तो उनका माइंडसेट बहुत खराब है, वो गजवाए हिंद वाले लोग हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत को वापस सिंधु देश को इंटीग्रेट करने के बजाय आजाद सिंधु देश पे काम करना चाहिए। आफ्ताब बलोच भाई, ये एक और सवाल रख दिया गया है तो मैं इसको भी ले लेता हूँ, आखिरी सवाल। सलाम नमस्ते आरिफ भाई, when Karima Baloch dead body came in Pakistan but Pakistan army did not let us to pray नमाज जनाजा, this is called Islamic Republic of Pakistan, shame। जी बिल्कुल आफ्ताब भाई, अफसोस की बात है, आर्मी ने जाहिर है करीमा बलोच को शहीद किया था और यह है कि वो उसको वापस आने नहीं देंगे, ये तो है। लेकिन और उसको, वो बलूचिस्तान में जब उसकी डेड बॉडी आई थी तो एक खतरा था कि सारे बलोच वहां पे इंसर्जेंसी या कोई हंगामा खड़ा कर देंगे, उससे बचने के लिए आर्मी ने पूरी सिचुएशन टेक ओवर की थी। अजीज दोस्तों, आप सबके साथ बात करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने परिवार के बीच में बैठा हूँ और परिवार के लोगों से मेरी बातचीत होती है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों, जो आप इतना मान सम्मान प्यार देते हैं, वो मेरे लिए अनमोल है और हमेशा अनमोल रहेगा। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।